समझदार बहू। आजकल घरों में बुजुर्गों को बोझ क्यों समझा जाता है। रमेश दास जी कोई भी सरकारी जॉब नहीं थी, लेकिन गांव में एक पुश्तैनी ज़मीन थी। उसी में खेती बाड़ी करके अपना परिवार पाला। खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई और आज उन्हीं की बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे और सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत ही जल्दी अच्छे घरों में संपन्न हो चुकी थी। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और वे दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में बसने का निर्णय करते हैं और पिता रमेश दास जी से इस बारे में बात करते हैं। वे भी दोनों बेटों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वे खुद शहर जाने रहने से इनकार कर देते हैं कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ही ठीक है। दोनों बेटे पिता के फैसले पर सहमत हो जाते हैं और उनको हर महीने खर्चा भेजने की बात कहकर अपने परिवार के साथ शहर में बस जाते हैं। अब जब तक रमेश दास जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी सुधा जी की गांव में रहीं, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खाने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगी। जब पड़ोसियों ने कहा, अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, अब आप अपने बेटे बहू के पास जाकर रहो। सुधा जी को भी अपने पड़ोसियों की बात सही लगी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उसे लेने आ जाएं। तो उनका बड़ा बेटा नीरज उनको शहर से आया और आकर आदर भाव से अपनी माँ की सेवा करने लगा, लेकिन नीरज की पत्नी राधा अपनी सास को यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी आज़ादी में खलल जो पड़ने लगा था और उनकी सेवा भी करनी पड़ रही थी। उन्हें समय पर दवाइयाँ देना, डॉक्टर को दिखाना। सुधा जी की इच्छा होती थी कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे उनसे बातें करे, लेकिन अब तो आए दिन राधा अपनी सास को लेकर नीरज से झगड़ा करने लगी। नीरज उसको खूब समझाता कि कल के तुम्हारी भी बहू आएगी, माँ के जैसा भी तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा, अब तुम्हारा क्या होगा। लेकिन राधा उनकी एक बात नहीं सुनती और एक दिन राधा ने साफ साफ कह दिया कि आप दो भाई हो, माँ की जिम्मेदारी हम अकेले क्यों उठाएं। अब मैं माँ जी के 6 महीने हमारे पास और 6 महीने छोटे भाई के पास ही रहेंगी। अब नीरज बेचारा क्या करता, अपनी दोनों भाइयों की सहमति से ऐसा ही किया। अब बेचारी सुधा जी 6 महीने छोटे बेटे के पास और 6 महीने छोटे बड़े बहू और बड़े बेटे के पास रहने लगी। जब भी वह अपने बड़े बेटे बहू के पास रहने आती, वही झगड़े शुरू हो जाते। बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ढंग से खाना खाना नहीं आता, दिन भर पेशाब करती रहती है। इतनी तमाम बातों को लेकर नीरज भी अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत ही दुखी रहता था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक नहीं चलती। नीरज का इकलौता बेटा था आयुष भी अपनी दादी के प्रति व्यवहार से बहुत दुखी रहता था। वह अपनी दादी का खूब ख्याल रखता और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता और दादी जिस चीज़ के लिए भी कहती वो लाकर दे देता। आयुष का अपनी दादी के प्रति स्वभाव बहुत ही अच्छा था। आयुष की सगाई 3 महीने पहले ही उसी के एक ऑफिस के साथ में काम करने वाली लड़की रानी से तय हो गई थी और 1 महीने के बाद दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन आयुष का शादी की ओर ध्यान नहीं था, क्योंकि वह रोज़ रोज़ अपनी माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था। 1 महीने बाद जैसे ही शादी की तारीख नज़दीक आती है तो राधा अपनी सास को यह कहकर वृद्धाश्रम भेज देती है कि बाद में बुला लेगी, अभी यहाँ शादी के माहौल में उनकी देखरेख कौन करेगा। राधा के आगे किसी की एक नहीं चलती और वो सुधा जी को वृद्धाश्रम भेज देती है। शादी होने के कुछ दिनों बाद जब आयुष की पत्नी रानी को पता चलता है कि उसकी दादी वृद्धाश्रम में रह रही है, फिर दादी को वापस लाने के लिए जिद करती है। जब राधा को यह पता चलता है कि बहू दादी को वापस लाने के लिए कह रही है तो वह बहुत ही गुस्सा होती है और अपने में से बात करती है, कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपनी सास से कहती है, माँ जी आपकी सास के तो 2 बेटे हैं, इसलिए वो 6 महीने इधर और 6 महीने अपने दूसरे बेटे के पास रहती हैं और आखिर में आपके तो वृद्धाश्रम भेज ही दिया। पर आपके सोचो, आपका तो एक ही बेटा है, आप 6 महीने यहाँ रह लोगी तो 6 महीने कहाँ रहोगी, आपको तो शायद हमेशा के लिए ही वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा।
बहू की यह बात सुनकर राधा एकदम अवाक रहसी रह गई। अब एक शब्द भी राधा के मुंह से नहीं निकल रहा था। पास में खड़े नीरज मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि जो इतने दिनों में मैं नहीं कर पाया वह कोशिश मेरी बहू ने कर दिखाई। यह बात मेरी बहू ने आते ही उसे समझा दी। दूसरे दिन ही आयुष दादी को वृद्ध आश्रम से ले आया और उसकी दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो राधा दादी के पास जाकर बोली और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। तो सुधा जी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें अपने किए का पछतावा है तो यही तुम्हारी माफ़ी है। सुधा जी ने अपनी बहू को राधा को गले लगा लिया और अपने पोते की पत्नी रानी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम सच में घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। तुमने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया। और यह कहकर सुधा जी ने रानी को गले लगा लिया। तभी आयुष हंसते हुए कहता है, अरे दादी, आप तो भूल गई मुझे। तो सुधा जी कहती हैं, आजा, तू भी आजा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। दूर खड़े नीरज जी की आंखों से आंसू आ रहे थे और मन में मन सोच रहे थे कि बहू की समझदारी से आज हम सब साथ हैं और साथ ही भगवान का शुक्रिया भी कर रहे थे। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। घर को स्वर्ग एक औरत ही बनाती है और घर को नर्क भी एक औरत ही बनाती है। कहानी पसंद आई तो हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा